नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आज हमारे साथ हरियाणा की राजनीति से जुड़े एक ऐसे चेहरे हैं जिनको आपने बहुत बार राजनीति में एक बड़े मुकाम पर देखा होगा। आज भी राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, आज भी इसके राजनीति में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। और आज जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो चर्चा सिर्फ राजनीतिक नहीं होगी, बल्कि उनकी निजी जिंदगी पर चर्चा होगी। हरियाणा के राजनीतिक भविष्य, हरियाणा के भविष्य विकास को लेकर चर्चाएं होंगी। तो हर पहलू को छूने की कोशिश हम आज की चर्चा में करेंगे। स्वागत करते हैं सर आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल यही है कि आज जो लोग आपको देख रहे होंगे, जो नहीं जानते होंगे कि कैप्टन अभिमन्यु कौन है, तो कैप्टन अभिमन्यु कौन है? आप अपने शब्दों में अपने आप का बताइए कि आप कौन हैं। मैं हरियाणा के रोहतक में पला बढ़ा एक साधारण सा इंसान हूँ। एक संयुक्त परिवार में पला हुआ, 6 भाई 3 बहनों का परिवार और उससे भी बड़ा परिवार। और मेरे अपने नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ जी। और जीवन में सिर्फ ये कोशिश की कि हर दिन हम कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ते चलें। कॉलेज रोहतक से किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ एमकॉम करता हुआ आर्मी में चला गया 1987 में। 1993 तक आर्मी में रहा। 94 फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे आईएएस क्वालिफाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद 10 साल मैंने बिज़नेस और बिज़नेस के साथ साथ कुछ सामाजिक सरोकारों के संस्थानों को विकसित करने का मौका मिला, जिसमें मीडिया भी हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हुए। 97 से मैं बीजेपी में पूर्ण रूप से लगभग सक्रिय हुआ। तो 30वां वर्ष मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर चल रहा है। ये डगर कैसे शुरू हुई? पहले सेना में गए, फिर यूपीएससी का भी आपने सोचा, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया, और उसके बाद फिर आपने सोचा कि बिजनेस में हाथ आजमाया जाए, वहाँ पर भी कामयाबी हाथ लगी, फिर राजनीति में। ये 4 अलग अलग विधाएं कैसे पकड़ी आपने? ईमानदारी की बात है कि मैं हमेशा मानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की योजना से हो रहा है। अपने हाथ में प्रतिदिन का जो कोई काम ध्यान में समझ में आया, उसको अपनी तरफ से श्रेष्ठतम प्रयास करते हुए चले गए। और जहाँ जैसे जैसे वो प्रकृति की, परमात्मा की योजना जहाँ ले जाती गई, तो बाल्यकाल में रोहतक में रहा पूरा समय। मैं अपने 58 वर्ष की आयु में 48 वर्ष में रोहतक में रहा हूँ। 5 साल फौज और 5 साल जो सरकार में मेरी भूमिका थी, उस नाते चंडीगढ़ रहना पड़ा। तो वहाँ एक वातावरण रहा। बड़े भाई साहब भी फौज में थे और उससे पहले यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी लगा कि उम्र तो अभी 18-19 वर्ष है। फ़ौज में सिलेक्शन हुआ तो फ़ौज में चल पड़े और वहाँ भी बहुत अच्छा करियर रहा। तो आया तो 5 साल पूरे करके 1 साल ट्रेनिंग, 5 साल सर्विस के यूपीएससी का सपना बाकी है। तो 2 साल पूरा अपने आप को दरवाजे में बंद करके पूर्ण रूप से रोज़ एवरेज कम से कम 15-16 घंटे की, जो मेरे मित्र हैं मेरे साथ आज भी हैं, वो उस प्रयास को जानते हैं। उन्होंने मुझे बड़ा मदद भी की, सहयोग भी किया था। तो एक बड़े डिसिप्लिन के साथ में वो पढ़ाई की। वही ईश्वर की कृपा से परिणाम जो भी निकलता, लेकिन यह सफलता का मिला तो वो एक ईश्वर की कृपा रही। मैं तो कुछ सीखने के लिए पढ़ रहा था। तो 1994 में रिज़ल्ट आ गया था। तब तक उससे पहले ही बिज़नेस शुरू कर दिया था। वो भी था कि परिवार से अलग कुछ नए काम शुरू किए जाएं। रोहतक में माता पिताजी के साथ रहने का संकल्प किया। तो बिज़नेस करते करते वहाँ हमारा सामाजिक सरोकारों के कारण से, और फिर ये महसूस होता था कि ईश्वर ने सब कुछ, बहुत कुछ दिया है परिवार को, बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा भी परिवार को मिली है। और हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बचपन से ही मैंने बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश की थी। जो समझिए आप 10 साल की उम्र से ही मेरे परिवार में हमेशा ज़िक्र होता था। वो पुराने बुज़ुर्गों का, छोटू राम का बहुत ज़्यादा ज़िक्र होता था और सेठ छाजूराम का बहुत ज़िक्र होता था, क्योंकि परिवार के बहुत नज़दीकी, ये पूर्वजों के बहुत नज़दीकी लोग रहे थे। तो उन सब की कहानियों से, और फिर वो जो मैंने 77 के दौर से लेकर के हरियाणा की राजनीति को नज़दीक से देखा, तो उसके अंदर ध्यान में ये आता था कि हमें कुछ ना कुछ इसकी छवि को सुधार करने के लिए कुछ करना चाहिए। और हरियाणा की राजनीति में जो परिवारवाद कहिए, कोई
जो जातिवाद कहिए, क्षेत्रवाद कहिए, ये सब नारे छोटे से हरियाणा को बड़ा रोके हुए थे उसके विकास को। तो लगता था कि हमें इसमें कुछ करना चाहिए। और एक बड़ी पीड़ा मुझे होती थी, जी। कई बार मैं जिक्र करता हूँ, कॉलेज में जब हम आए तो बिल्कुल मैं 14-15 साल की उम्र में कॉलेज में आ गए। हम अपने साथियों को देखते थे, अपने सीनियर्स को देखते थे, साथियों को देखा कि वो कभी नौकरियां करने के लिए, करियर के लिए पढ़ाई करने के बजाय किसी राजनेता के पीछे अपने लगना ज़्यादा पसंद करते थे और अपने बाप दादा को मजबूर करते थे कि अपनी ज़मीनें बेचो, कुछ करो, पाँव पकड़ो इनके, हमें नौकरियां दिलवाओ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी, अगर एमबीए में एडमिशन होना है तो वो भी पॉलिटिकल लिस्ट से होता था, जी। तो काबिल लोग रह जाते थे। तो ये देखा कि ये तो व्यवस्था जो है कहीं पर भी लेकर के नहीं जाएगी, योग्य लोग कभी भी जो है व्यवस्था का अंग नहीं बन पाएंगे, तो व्यवस्था तो खराब ही खराब होती चली जाएगी। तो इसको बदलना ही होगा। जी। ये संकल्प लिया तो ध्यान में आया कि ये सब चीज़ें तोड़नी होंगी। तो उसमें विषय ये था कि कहाँ पर किन के साथ काम करें। चारों तरफ तो पारिवारिक राजनीतिक दल थे, तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी था कि हम भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक एक अलाइनमेंट भी थी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज सुधार का, समाज को दिशा देने का काम भी करेंगे और हरियाणा को एक नई विकास की ऊंचाइयों पर लेकर के जाने का काम भी करेंगे। और धीरे धीरे ध्यान में आया कि देश को आगे बढ़ाने का भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही इन विषयों को, इन मुद्दों को लेकर के चल रही है देश ये आप में। उस वक्त की बात करें जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी नहीं थी, मतलब वो अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई थी, बहुत ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी अपने लिए। हरियाणा तो में रिस्क ही नहीं लगा आपको कि ऐसी पार्टी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सपने मेरे बड़े बड़े, जनसेवा करनी, मैंने व्यवस्था परिवर्तन करना, ये तो बहुत बड़ा टारगेट था आपका। मेरा स्वभाव शुरू से यह था कि रिस्क लेने में मैंने कभी गुरेज नहीं किया। उससे पहले आप बिजनेस भी क्यों नहीं कर चुके थे? जो फौज में था तो हम कमांडो कोर्स करते थे, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। नारा लगाते रहते थे, चलते रहते थे, 40 किलोमीटर का मार्च, 50 किलोमीटर का मार्च, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हम चलते रहते थे। तो वो चीज़ हमें था कि मुश्किल काम से कभी नहीं घबराना, और जो मुश्किल काम है हम ये मानते थे कि ईश्वर ने हमारे ही जिम्मे दिया है। अगर वो लक्ष्य सही है और लक्ष्य के प्रति हम ईमानदार हैं और वो व्यापक समाज के हित में और देश के हित में और मानवता के हित में भी है, तो वो हमें काम करना है। उससे हमारे पूर्वजों ने हमको, मेरे दादाजी, पिताजी, हमारे माताजी भी बहुत हौसले वाले, हमेशा कहा कि भाई मुश्किल काम से नहीं डरना, ये मुश्किल है तो अपने जिम्मे का काम है ये। जी। तो उससे नहीं डरे कभी। तो कौन लेकर आया पहले, किसके पास आपने अप्रोच किया कि मुझे पार्टी में शामिल होना है? व्यक्ति के नाते नहीं कहूँगा मैं, बहुत सारे संगठन के ऐसे लोग थे जो प्रेरणा देते थे कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होकर के काम करना चाहिए। जी। और 97 में अडवाणी जी रथ यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा उनकी निकली थी। जी। तो भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने वो यात्रा निकाली थी। तो वो हरियाणा से आ रही थी, तो मुझे जो पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों ने कहा कि भाई आप इस यात्रा में अम्बाला से लेकर बहादुरगढ़ टीकरी बॉर्डर तक और कुछ साथ लगातार आपको साथ रहना है। साथ में काफ़ी एक लोग रहे उसमें, तो 70-80 गाड़ियों का काफिला वो पूरी यात्रा में अडवाणी जी के साथ हम रहे। तो वहाँ वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जिससे मैं पार्टी के गतिविधियों में शामिल हुआ, और उसी का परिणाम हुआ कि 98 में रोहतक से पार्लियामेंट इलेक्शन के कैंडिडेट के तौर पर स्वामी इंद्रवेश जी को टिकट दी गई, जो कि हमारे परिवार के ही, ये माना जाता था कि वो हमारे परिवार के ही बड़े हैं। हाँ, सन्यासी थे, लेकिन हम, उनका आशीर्वाद हम पर रहता था। तो उनका मैं इलेक्शन एजेंट बना, पार्टी ने वो जिम्मेदारी भी दी। 99 में मुझे जो है दिल्ली की, आउटर दिल्ली की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी कैंडिडेट थे, उनका मैं इलेक्शन एजेंट बना। सो 2000 में हरियाणा में बीजेपी और आईएनएलडी का अलायंस हुआ जी। तो उसके अंदर भी समन्वय के साथ में और बहुत सारा काम करने का मौका मिला। तो धीरे धीरे पार्टी के कामों में इन्वॉल्व होने लगा। 2004 में पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़िए जी। तो मैं मूलतः संगठन के स्वभाव का व्यक्ति था, चुनाव पार्टी ने लड़ा है तो मैंने चुनाव लड़ा। तो वो यात्रा फिर आगे बढ़ती चली गई। और हार के स्वाद के बाद ही जीत का स्वाद आपने चखा? हार तो जीत का रास्ता ही होता है।
आप उसको हार और जीत को मैं नहीं देखता। मैंने हमेशा ही देखा कि पहला चुनाव 18 दिन का लड़ा, रोहतक पार्लियामेंट सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के सिटिंग एमपी होते हुए उनकी जमानत जब्त थी और हमें 2.25 लाख वोट मिले थे 18 दिन के चुनाव में, जहां भाजपा पहली बार इंडिपेंडेंट अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। तो 91 में लड़ी थी, पर बहुत कम वो सिग्निफिकेंट नहीं था। तो हमने उसको हमेशा सीडी माना जी। तो उपचुनाव 1 साल के भीतर ही हुड्डा साहब सीएम बने, तो उनके बेटे सामने आए, तो हमने पार्टी की तरफ से उपचुनाव लड़ा। हमने अपना वोट शेयर मेंटेन किया। आईएनएलडी और बहुत डाउन चली गई। उसके बाद से आईएनएलडी वहाँ कभी उभरी नहीं और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ता चला गया। और मुझे ये भी सौभाग्य रहा, मैं हार जीत को नहीं देखता। 2014 में जीता हूँ तो मैं 51,000 वोट लेकर नारनौंद में जीता हूँ, और उसके बाद भले हारा हूँ लेकिन हर बार मेरे 20% वोट बढ़े हैं पहले से। तो मैं 51,000 से 62,000 वोट लिए, 62 से 72,000 वोट मिले। तो जनाधार बढ़ रहा है, जनता का आशीर्वाद ज़्यादा मिल रहा है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस एम के साथ आप आए थे, आपने कहा कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूँ, वो कर पाए? क्योंकि सत्ता में भी रहे आप 5 साल, अच्छे रैंक में आप थे, सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो विभाग होते वो आपके पास थे पोर्टफोलियो में। काफ़ी कुछ कर पाए और कुछ रह भी जाते हैं और रहने भी चाहिए, क्योंकि एस्पिरेशनल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और आगे सोचना चाहिए, अगली पीढ़ियों के लिए भी संकल्प छोड़ने चाहिए। बहुत कुछ काम कर पाए, बहुत। हरियाणा प्रदेश की पूरी व्यवस्था को जो विभाग मेरे पास थे हमने उसमें पूरी तरह से ऑनलाइन जो है सिस्टम पहली बार लागू किया। चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट का था, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था, रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन करी, स्टैम्प पेपर, फिजिकल स्टैम्प पेपर ख़त्म करके ई स्टैम्प पेपर किया। ये गांव का जो हमने लाल डोरा को समाप्त करके जो गांव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी मलकियत को आइडेंटिफाई करके वो सारा काम का जो ओरिजिनल जो है वो मैंने उस काम को आगे बढ़ाया। सरकार काम करती है, सामूहिक सबका रहता है, लेकिन जो मेरे डिपार्टमेंट के काम है वही बता रहा हूँ। 3,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों के फसल के नुकसान का शायद हरियाणा के इतिहास में तो कभी हुआ ही नहीं। 2 साल के अंदर मिला, केवल 2-2.5 साल में किसान को फसल का नुकसान, उसका तुरंत आकलन, उसका मुआवजा देने का काम। हमने हरियाणा प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को बहुत सुंदर करने का काम किया कि बहुत कंट्रोल, बहुत डिसिप्लिन तरीके से हरियाणा का वित्तीय प्रबंधन करने का काम किया। हर जगह, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे पास था, तो पेट्रोल पंप के लिए और इस तरह की छोटी छोटी एनओसीज़ का बहुत केस आते थे। जी। मैं जब पहुँचा तो चार्ज लिया तो 500 के करीब एप्लीकेशन पेंडिंग थी और सब एप्लीकेशन के ऊपर बहुत तरह की चीज़ें चलती थी। हमने कहा एक सिंगल डे में ये फॉरेस्ट मिनिस्टर जाके थोड़ी देखेंगे, जो जितनी फाइल आई हुई है सिंगल डे में सब ओके करके वापस भेजो, एक सिंगल डे में। तो ये जो परिवर्तन है ये उदाहरण बनते हैं और लोगों को भी उस दिशा में चलना पड़ता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 5 साल बाद आपके समेत बाकी बड़े चेहरे भी जो जाट समुदाय स्पेशली थे, जिनको बहुत मान सम्मान देते हुए कैबिनेट में भी जगह दी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, वो सारे हार गए चुनाव? देखिए, काम सरकार में रहते काम एक अलग चीज़ है। हाँ। और चुनाव का परिणाम एक अलग चीज़ है। चुनाव का परिणाम बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैं अपना कह सकता हूँ, अगर मुझे 51,000 वोट लेकर के जनता ने जिताया था 2014 में, तो मुझे 2019 में 62,000 वोट दिए। तो जनता ने वोट जब ज़्यादा दिए तो मैं मान के चलता हूँ कि इतने और लोगों ने सोचा इसको जिताना चाहिए। और मेरे सामने का वोट का जो समीकरण है वो एक जगह पर इकट्ठा पढ़ करके और वहाँ हम उनसे पीछे रह गए, तो वो चुनाव के हार का कारण बना। तो बाकी लोग हैं, उनका भी ये एक चीज़ ध्यान में तो आती है कि इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हरियाणा में कि जिन घटनाओं को 2014 और 19 के बीच में वह हमारे जो मुख्य समाज है, मुख्य समाज के अंदर एक धारणा बनी कि ये सरकार में जो है उनके साथ में ठीक बर्ताव नहीं हुआ, एक धारणा बनी। तो वो एक नेगेटिविटी जो है उसका नुकसान। आप सीधा सीधा अगर बात करें जाट आरक्षण के आंदोलन की बात कर रहे हैं कि क्योंकि उसमें लोगों को गुस्सा था कि आप लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए था, जो सरकार में बैठे हुए चेहरे हैं, चाहे आप हों, ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, सुभाष बराला हों, वो उस तरह से खुल के सामने नहीं आए जैसा उनको अपेक्षित था। खुल के सामने थे, सब समर्थन करना, सब पक्ष में थे और खुल करके थे। हाँ। कोई छिपा करके नहीं था। ओम प्रकाश जी भी खुल करके थे, मैं भी खुल करके था। आधी कैबिनेट हार गई फिर, और उसमें बड़े बड़े चेहरे। हम समर्थन में खुल करके थे। हाँ। और सरकार भी सकारात्मक थी।
सरकार ने भी प्रयास पूरा किया कि आरक्षण को व्यवस्था को बनाने का, जी। परंतु कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह पर है। विपक्ष अपने प्रचार में वो कामयाब हुआ। जो षड्यंत्र खेला था हरियाणा की सरकार को उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो षड्यंत्र में वो कामयाब हुए। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम आज तक समाज ने भुगता है। जो हमारा समाज है, अब देखिए 2019 से 24 5 कैबिनेट मंत्री समाज के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी रणजीत सिंह जी, बिल्कुल। चौधरी जयप्रकाश दलाल जी, श्रीमती कमलेश ढांडा जी, देवेंद्र बबली जी, तो 5 कैबिनेट मंत्री उस सरकार में रहे। उसके बाद भी अगर ये विश्वास नहीं बन पाए, तो हम तो 14 से 19 के बाद 19 से 24 की बात भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बहुत बड़ा वर्ग वह पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के अंदर कामयाब हुआ, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। लेकिन इससे किसी पार्टी को नुकसान कितना हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, समाज को तो नुकसान आज तक उठाना पड़ रहा है जी, उसका। समाज को नुकसान और होगा, उठाएगा लंबे वक्त तक। सब देखिए, मैं कहता हूँ सर्व समाज को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। ये हमारा पूरा का पूरा जब आपस के अंदर समाज के अंदर अविश्वास होगा, विश्वास की खाई जो है वो बन जाएगी, तो ये समाज सर्व समाज का हित हो रहा है। इसमें कोई एक समाज का नुकसान और बाकियों का फायदा का विषय नहीं है। जी जी। सबका नुकसान है और देश का नुकसान है, क्योंकि हम संगठित होंगे तो देश मजबूत होगा। तो और ये राजनीतिक षड्यंत्र किस लिए हुआ? केवल अपने परिवारों की राजनीति को चलाए रखने के लिए। 2019 की बात करें तो जो जेजेपी थी, उसका सारा मुद्दा क्या था? उसने पूरे गुस्से को अपने साथ में उसका लाभ उठाया। जो भी गुस्सा था, जी जी। पॉलिटिकल उस कम्युनिटी में जो गुस्सा था, उसको लाभ उठाया। लाभ उठा के क्या किया? गुस्से को भी बेच दिया। वो गलत किया उन्होंने, बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था। बात वो नहीं है। बात एक है कि उन्होंने जिस मुद्दे पर वोट लिए उससे उलट चले। अभिमन्यु और ओम प्रकाश जी, हमने वोट लिए कि बीजेपी की सरकार बना करके आपके लिए ये काम करेंगे, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम मिलकर के उनके साथ में आपके लिए ये सेवा करेंगे जी। उसके लिए हमें जिन लोगों ने वोट दिया, उन्होंने हमारी बात को हमें अपनी जगह सही और गलत मान करके, जिसने सही माना उसने हमें वोट दिया, जिसने गलत माना हमारे विरोध में किया। लेकिन हमें गलत मान करके जिनको साथ दिया वो फिर आकर वहीं बैठ गए। वो तो ये जो लगातार फिर 24 में कांग्रेस की लीडरशिप ने, मुझे उनका नाम लेते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, वो कौम की राजनीति करते हैं और कौम को बेचते हैं, कौम की सौदागरी करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार की राजनीति के लिए और अपने परिवार के मामलों के लिए। और मामले में आप ज़्यादा समझें, थोड़ा कहा ज़्यादा समझें तो ज़्यादा बेटर है। कुल मिला के वो किसको बेच रहे हैं? कौम के विश्वास को। खरीदार कौन है? वो बेच रहे हैं। खरीदार कौन है? वो बेच रहे हैं ना। हाँ। तो जो कोई भी होगा जिसको आवश्यकता होगी वो लेगा। होता है ऐसा? हो रहा है ऐसा? विश्वास बेचा जा रहा है ना, कौम का विश्वास बार बार बेचा जा रहा है। 2019 में बेचा ना, और 2024 में तो क्या 3 बार राज्यसभा का जो खेला हुआ वो क्या है? वोट किसने दिए उनको? तीसरी बार वो खेला करे, किसको, कौन कर रहे हैं ये किसको कर रहे हैं? हुड्डा ही सबके पीछे सवाल सारा यही है जी। अच्छा, कि जन विश्वास है। मुझे कोई वोट दे बीजेपी के नाम का, बीजेपी के मुद्दों पर, बीजेपी के सिद्धांतों पर, और मैं जाकर खड़ा हो जाऊं दूसरे पाले में, तो मैंने क्या किया? जिनका विश्वास मेरे प्रति था मैंने उनके विश्वास को बेच दिया। बात स्टैंड, किसी ने, कांग्रेस ने कहा कि हम 370 की मुखालफत करते हैं जी, मतलब 370 नहीं हटना चाहिए, कांग्रेस ने कहा। तो वो 370 नहीं हटना चाहिए उसके विरोध में खड़े हैं, गलत खड़े पर खड़े हैं। लेकिन अगर वो विरोध करें और फिर वो साथ में, तो दोनों में अंतर आ जाता है। ये एक जो है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप राजनीति के अंदर रहे हैं, राजनीति करते हैं, आपने कैबिनेट भी संभाली है, इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दें, या फिर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के अगेंस्ट हराने की साजिश रचें, जैसा कि उन पर आरोप लग रहे हैं? उनका कद कम नहीं होगा? वो कमज़ोर नेता साबित नहीं होंगे? देखिए, वो अब उम्र के इस पड़ाव में हैं,
कि मुझे उनके लिए ज़्यादा कहना उचित नहीं है, परंतु ये बात सही है कि उनको क्या लाभ होगा। वो हरियाणा की राजनीति के अंदर उनका पूरा जो 71 से 91 तक हर चुनाव हारे, 20 साल, 91 से लेकर के उनकी राजनीति के अंदर आप देखेंगे समय समय पर वहाँ हिंसा की ज़मीन तैयार की गई। 91 में महम कांड रोहतक में हुआ, उस हिंसा की नींव पर वो आगे बढ़े। उसके बाद कंडेला कांड हुआ, कंडेला कांड में जो गोलियां चली और जो उन लाशों पर राजनीति करके आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने जाट आरक्षण का एक आंदोलन प्रायोजित तरीके से उन्होंने खड़ा किया और उनके लोग आगे बढ़े और वो माइयड़ और इस इलाके के अंदर चलाया और अपनी राजनीतिक ज़मीन को उन्होंने शांत रखा। विपक्षियों की राजनीतिक ज़मीन को उन्होंने डिस्टर्ब करके और एक आंदोलन और उसका भय पैदा किया सेंटर कांग्रेस के नेतृत्व पे कि हरियाणा में जाट आक्रोशित हो जाएगा और उनको परिवर्तन किया। 2009 में यदा किसी तरह से ये इनके प्रकार 40 सीटें लेकर के सत्ता बनाने में कामयाब हुए। 2014 के चुनाव से ठीक पहले 13 के दिसंबर में एक झूठा आरक्षण का उन्होंने घोषणा करवाई। सिर्फ कैबिनेट के फैसले से सरकार 10 साल से उनकी, मनमोहन सिंह जी उनकी जेब में, सोनिया जी उनके कहे में, एनसीबीसी सारा उनके सरकार के बनाया हुआ। तो यही काम 6 महीने पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के रेफरेंस के साथ में अगर कैबिनेट में मेमोरेंडम आता तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज होता? नहीं होता। तो यानी कि उनकी नीयत पहले दिन से ख़राब थी और उसका मकसद था, जाती हुई सरकार है, वो हारती हुई फौज थी, वो हरियाणा हारती हुई फौज जाते हुए कुएं तालाब में जहर मिलाया करती है। उन्होंने हरियाणा के समाज में, जनता में ये जहर मिलाने का काम किया। 2014 में हार होने के बाद तुरंत उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और उन इलाकों में आरक्षण आंदोलन की उन्होंने हवा दी जिन इलाकों में पहले आरक्षण आंदोलन का कोई नाम नहीं था। और वो अपनी हार नहीं पचा पा रहे थे और जहाँ पर आरक्षण आंदोलन जो था पहले हो रहा था वहाँ उनको तकलीफ हो रही थी कि वहाँ कीड़ी भी नहीं मर रही। हाँ, ये प्रोफेसर वीरेंद्र वाली ऑडियो के तो ये उनको तकलीफ हो रही। प्रोफेसर वीरेंद्र तो एक मुंह था, पीछे का तो सारा खेल जो है ये तो सब जानते हैं। तो वो खेल रचा कि इस सरकार को डिस्टर्ब करना है, ध्यान हटाना है लोगों को, उनके कुकर्मों पर जांच हो, उससे ध्यान हटाने के लिए कि उनकी रोज पेशियां कोर्ट में इधर उधर, दूसरे मुद्दे छेड़ो। तो और इस एक तो ये एंगल है। दूसरा है कि अपने परिवार के अतिरिक्त कोई दूसरा आगे ना बढ़े। अपना कोई कितना ही कैसा ही कितना काबिल नाकाबिल, क्या हरियाणा प्रदेश में और कोई काबिल व्यक्ति नहीं था? क्या रोहतक के अंदर जब लोकसभा में लेकर के आए थे कोई और व्यक्ति काबिल नहीं था? क्या उनकी पार्टी में और कोई व्यक्ति काबिल नहीं था? हरियाणा की माओं ने क्या काबिल बच्चे जनने बंद कर दिए थे कि उन्हीं के परिवार से जो आएगा उसी को आगे बढ़ाया जाएगा? तो उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सबको ख़त्म करो पार्टी से, पार्टी के बाहर, पार्टी के अंदर भी वीरेंद्र सिंह जी को हरवाने में उन्होंने, उचाना में रणदीप सिंह जी को हराने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने जींद और नरवाना दोनों बात करो, सब जगह जी, केवल यही नहीं, उन्होंने हर किसी का विरोध करके जो भी पार्टी में चैलेंज कर सकता था। उन्होंने किरण चौधरी जी के साथ में क्या हालत करी थी जब वो सरकार में थी कि वो रो रो करके उनका हाल रोना पड़ता था उनको अपने हकों को लेने के लिए। तो इतना ज़्यादा उनकी राजनीति में सामाजिकता, एक सबके साथ मिल कर के काम करने का स्वभाव, और जो लोग उनको आगे बढ़ाने वाले लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो कोई भी उनके साथ में नहीं रहा। किस प्रकार के तत्वों को लेके चलते हैं आप ज़रा देखिए कि आज उनके साथ में 5 उनके जो पंच प्यारे हैं, जो दीपेंद्र सिंह जी की जो फौज है, वो पंच प्यारे उनके किस चरित्र के हैं और आदमी के कैसे पहचाना जाता है। आदमी, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो आप लाख मुकुटे लगा लो, आपकी सोबत बता रही है कि आपका मूल चरित्र कैसा है, कि जिस प्रकार से कोई खामी है जो 5 विधायक साथ रहते हैं। आप सिर्फ उनके समाज में उनके बारे में उनकी रिफ्लेक्शन क्या है, आप उनके रिफ्लेक्शन को ही देख लीजिए
तो वो पता चल जाएगा कि वो पंच प्यारे उनका पूरे हरियाणा के अंदर उनका आचरण को लेकर के क्या चर्चा है। मैं 2016 के उस एपिसोड पर आना चाहती हूँ, उस कांड पर जिससे आज भी हरियाणा की राजनीति हो या आप हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या जाट समुदाय, उसका पीछा नहीं छूट रहा है। वो था उस वक्त के सबसे ताकतवर मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को आग के हवाले करना। उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि अब वो आरोपी बरी हो गए सीबीआई कोर्ट से, उसके बाद कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। उसमें से एक आरोपी भी है धर्मेंद्र हुड्डा। उसने वीडियो में आके जो दावे किए हैं कि इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, साजिशकर्ता वही थे, सिर्फ आपको मोहरा बनाया जा रहा था, आपको दिखाया जाता है कि आप सबसे बड़े साजिशकर्ता हैं, आप सुपर सीएम बनना चाहते हैं, आप उस कम्युनिटी का चेहरा बनना चाहते हैं, उसको लीड करना चाहते हैं। सच्चाई क्या है सर उस दिन की? देखिए 2016 का जो दर्दनाक हादसा था जी, सुदेश जी, कोठियाँ 100 कुर्बान, वो ईंट मिट्टी गारा किए फिर बन जाती है। वो मेरे परिवार के ऊपर भी हमला था, उसमें मेरे परिवार की महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे। केवल एक मेरे परिवार पर हमला नहीं था, केवल मेरे स्कूल, मेरे प्रेस और दूसरे प्रतिष्ठान संस्थानों पर हमला नहीं था, हरियाणा प्रदेश की आत्मा पर हमला था। हरियाणा प्रदेश के और विशेष रूप से कुछ जिलों के अंदर हजारों दुकानें, प्रतिष्ठान, संस्थान, स्कूल्स और हजारों गाड़ियां जलाई गई थी। 32 लोग उसके अंदर मरे थे। वो मेरे परिवार, हरियाणा के मेरे परिवार के सदस्य थे। विषय एक कोठी का नहीं था। और उस पूरे प्रकरण में कोई भी सच सामने आने की स्थिति नहीं थी कि सच किस प्रकार से सामने आए। और षड्यंत्रकर्ता खुले आम सारी षड्यंत्र को अंजाम दे रहे थे। सब आज खुद मैंने भी देखा वीडियो, तो वो बता रहे हैं कि वो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। एक बता रहे हैं साथी कि वो उनके कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष थे। और भी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे। कुछ लोग 10-10 साल तक सरकारी पदों पर आसीन थे। ऐसे लोग जिनका आरक्षण आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, जिनका अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति से एक दिन का भी वास्ता नहीं था, वो किसी धरने पर बैठे नहीं थे। वो अचानक से प्रकट होते हैं रोहतक और अन्य आसपास के ज़िलों को जलाने के लिए। हरियाणा की आत्मा पर वो प्रहार था। और वो साजिश करता, वो लोग जो भड़का रहे थे आंदोलन को, उसको हवा नहीं दे रहे थे, उसको चला रहे थे। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट का जब खापों के साथ में समझौता हुआ, सारे हरियाणा से सब जगह से उठ गए और एक जगह पर बैठ करके उस आंदोलन को फिर वहाँ पर ज़बरदस्ती बना करके, बचा करके, रख करके और उसके मार्फत हिंसा कराई गई। हिंसा का भी शुरुआत जो है रोहतक में छोटू राम चौक के ऊपर कांग्रेस पार्टी के 3 पदाधिकारी, आप कहेंगे तो नाम भी दूंगा। नहीं प्लीज नाम बताइए, लोग जानना 3 चाहते पदाधिकारी थे, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पदाधिकारी थे। आज के इसमें नाम लेके लंबी फेरिस्त नहीं शुरू करना चाहता। ऐसे नाम बता दीजिए क्योंकि लोग देखिए। राहुल जैन कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी, बिट्टू सचदेवा कांग्रेस के पदाधिकारी थे। एक संभवतः तीसरा नाम में ठीक से नहीं है, वो कोई नाम शायद मनोज सैनी ऐसा कुछ नाम था, मुझे माफ़ी चाहूँगा। मैंने इसलिए नाम आपसे पूछा क्योंकि उस वक्त कहा गया कि कैप्टन अभिमन्यु ने खुद अपनी कोठी जलवाई है। मतलब बहुत कुछ कहा गया सुदेश जी। मैं उस पर अभी तो उस पर हिंसा की शुरुआत जिन्होंने करी जी, कोर्ट के सामने वकीलों का एक सुप्रीम कोर्ट के किसी मैटर पर 10-15 लोगों का सांकेतिक धरना, ये 35-1 का नारा लगाने वाले कांग्रेसी लोग छोटूराम चौक से 500 मीटर पर चलकर और उन वकीलों के साथ सिर्फ गुत्थम गुत्था होते हैं और उसका स्वांग रचा जाता है हाथ पर लगा करके लाल निशान के जाटों को मारा जा रहा है, जाटों बाहर निकलो। ये उकसाने का काम था, ये भड़काने का काम था। रोहतक में जो भी तांडव हुआ वो 3-4 दिन वो सब स्क्रिप्टेड था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्क्रिप्ट राइटर थे। वेल स्क्रिप्टेड था पूरी तरह से। और वो सारी उनकी टीम थी, सारा वो गंगोत्री वहीं से ये सब निकल रहा था। गंगोत्री शब्द उपयुक्त नहीं है इस को कर्म के लिए। ऐसे तो पंच प्यारे भी उपयुक्त नहीं था। हाँ, उपयुक्त नहीं है उस नाते से। लेकिन मैं उस भाव को रखते हुए कि जिन लोगों ने सारा हरियाणा को जलाने का खेल रचा
और वो अपने आप को सफ़ेद पोश बन करके और समाज में जाने की हिम्मत करें। तो नुमाइंदगी करते हैं जाट जिस समुदाय समाज के की। दोषी हैं, वो कौम का, जाट समुदाय का सर्वाधिक नुकसान इस राजनीतिक सत्ता लोलुपता ने, राजनीतिक परिवारवाद की उनकी जो मोह है, जो उनका धृतराष्ट्र का जो उनका मोह है, उसने हरियाणा के हितों को भी नुकसान किया है, भाईचारे को नुकसान किया है। उन्होंने जाट समाज का भी सर्वाधिक अहित किसी ने किया है तो इन लोगों ने किया है। उस दिन कौन कौन था आपके घर में जब आग लगाई गई? क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो अब पता लग रही हैं, अब चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ जो आरोपी थे बरी होने के बाद वो खुलकर बोल रहे हैं कि घर में फैमिली मेंबर्स थे, उनके साथ मार पिटाई हुई। सच्चाई क्या थी सर? थोड़ा बहुत अगर आप बता पाएँ कि हुआ क्या था, घटा क्या था अंदर? हमने तो सिर्फ आग लगे के शॉट्स देखे, गाड़ियाँ जला दी, हमने हेडलाइंस चलाई और चर्चाएँ की और सीधा उधर से आरोप लगाया गया कि ये सारा करने वाले तो खुद आप ही हैं। सुदेश जी, लंबी कहानी है। मेरे परिवार तो बड़ा परिवार है और वहीं आसपास मेरे मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची जी, भाई, कज़न्स, ब्रदर सब आसपास घरों में रहते हैं। तो वो सब परिवार में जब ऐसी था कि स्थिति तनावपूर्ण बन रही है, सिक्योरिटी सारी की सारी सुबह वहाँ से चली गई थी, तो इकट्ठा हुए हुए थे। मेरी मामी जी भी थी 72 इयर्स की और भी लोग थे। मेरे मामा जी ऑलमोस्ट 80 इयर्स प्लस के, वो भी वहीं पर थे, उनको भी मारा पीटा गया। मेरी मामी जी को भी बहुत ज़्यादा। परिवार के जो, मेरा परिवार तो ऐसे बड़ा है परंतु मैं अपने कहूँ सगे भाइयों की 4 हमारी जो है लेडीज़ थी, 4 हमारे, जो 3 बच्चे तो 8-9 साल के थे और एक बेटी थी जिसकी सगाई 3 दिन बाद होनी थी जी। तो ऐसे करके जो कहते हैं ना कभी के बच्चों को जो दोषी हैं बच्चे कहा जाता है। मैंने कई बार कहा कि ये 8-9 साल के बच्चे तो बच्चे ये हैं, ये भी समाज के ही बच्चे हैं। तो खैर वो आगजनी में से पड़ोसियों ने उनको बचाया। तो वो सारा जिस प्रकार का दृश्य था वो बड़ा खराब इस रूप में था कि वो आक्रोश नहीं था, वहाँ पर एक बड़ा सोची समझी रणनीति को अंजाम देते हुए लड्डू खाते हुए लोग, ट्रैक्टर ट्रालियाँ भरकर सामान लूट करके ले जाने वाला, रिकॉर्डिंग्स हैं सबकी वीडियो की, वो दृश्य बना। और फिर भी रात को मैंने कहा कि देखो ये प्रेस, मैंने वीडियो पे कहा कि मैंने ट्वीट और फेसबुक पे भी लिखा कि जो हुआ जान का नुकसान नहीं हुआ, जो माल का नुकसान हुआ कोई बात नहीं, परिवार का नुकसान, कोई कोठी का नुकसान, कोई चिंता नहीं है, सब अपने घर जाओ, सब शांतिपूर्ण ढंग से रहो। इन्हीं कांग्रेसी लोगों ने ट्वीट किया, अभिमन्यु ने इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस लेने के लिए घर जलवा दिया। शुक्र है कोई इंश्योरेंस नहीं था। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ललन टॉप में कहा अभिमन्यु ने 2 दिन पहले अपना परिवार शिफ्ट कर दिया था और खुद घर जलवा लिया। ये तक आरोप लगाया आपके ही विधानसभा से जो विधायक चुनकर आए हैं जस्सी पेटवाड़ की, ऐसे कैसे सिक्योरिटी हट सकती है? सुपर सीएम थे वो, और उस वक्त इतने बड़े नेता, सरकार ऊपर आपकी नीचे आपकी, कैसे सिक्योरिटी हट सकती है जब ऐसे हालात हो शहर में? सिक्योरिटी तो खुद उन्होंने हटवाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार को तो वैसे आप लपेट रहे हो। देखिए उसको तो जो बताया जाएगा वो बोलेगा। सिक्योरिटी कैसे हट गई थी? सिक्योरिटी हटाने का सबको मालूम है, उसने भी बताया है कि सुबह 8 बजे 22 लोगों को बस में ला करके ले गया एक आदमी, और वो आदमी 9.5 साल उनकी सिक्योरिटी के अंदर रहा। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। आप लोगों को जरा भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ घट जाएगा? दूर में जब हो रहा था तब भी मुझे कतई मेरे को थोड़ा सा भी दूर दूर तक कल्पना नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं जो इतने नियतन सरकार में रह करके और इसके लिए प्रयास कर रहा है कि एक आरक्षण का कोई समाधान हो जाए। मुझे सपने में भी नहीं था कि मेरी इतनी सदनीयत है और उसके बाद को भी ऐसा करेंगे। और फिर परिवार है, बच्चे, जो राजनीति में मेरा परिवार है नहीं, मेरे सगे हम 6 भाई हैं, 3 बहनें हैं और मेरे चाचा ताऊ के भाई, कोई नाम भी नहीं जानता हरियाणा में उनके जी। मेरे बच्चों का नाम नहीं जानता तो कोई हरियाणा में, तो जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पॉलिटिक्स में, ऐसे क्यों करेंगे? तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपके घर के जो पेट्स थे उन तक को नहीं छोड़ा, उनको जला दिया, ये सच्चाई है? जी, मैंने अपनी बेटी को भी एक पग गिफ्ट किया था।
और वो बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और वो उसमें गेट की उसमें उसको जो है गेट की वो निकली होती है ना भाले जैसे, उसमें उसको, तो ऐसे बहुत जो है 70-80 पशु जो है उनके ऊपर कई तरीके से, तो वो चीज़ें हैं। दुधारू पशु वो दूसरी वो भी यहाँ अलग जगह पे, तो मैं उन चीज़ों में, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने कि ईश्वर की अनहोनी मान करके कि अनहोनी है ये, इसको स्वीकार कर लिया। उससे परिवार के सदस्य बचे, और जो अपनी यादों में अपना उसको भी भूलने की कोशिश की। समाज में कैसे शांति बने, समाज में कैसे ये आपस में भाईचारा बने, पूरा 10 साल इस पर लगा करके, बहुत कुछ जहर अंदर ही रख के पी करके के अपने अंदर ही इसको पीना है। आप लोगों ने एफआईआर करवाने में भी वक्त लिया, 3 दिन बाद एफआईआर हुई। देखिए हमने अपनी तरफ से कोई एफआईआर ही नहीं कराई थी। आप नहीं चाहते थे कि एफआईआर 10 दिन बाद जी। हाँ, हमने तो अपनी तरफ से कोई नाम भी नहीं दिया था, कोई एफआईआर कराने का नहीं था। ये तो लगातार 3 दिन तक तो घर जलाते रहे, और 10 दिन तक घर जलता रहा। उसके बाद आते रहे, और उसके बाद में धमकियों पर धमकियां, जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। रिटर्न के अंदर धमकियां आती थी जान से मार देने की, बच्चों पर खतरे की। हमने कोई चीज़ को कभी रिवील नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं बोला, और हर तरह से दबाव डालने की कोशिश। एक समाज में एक अच्छा स्थान रहा, लेकिन किसी तरह से मेरे से पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी ना, मेरे से पॉलिटिकल नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल वकार कमज़ोर था। तो उन्होंने मुझे इस तरह से हुड्डा के लिए उन्हीं के गढ़ में जाकर, रोहतक में जाकर खतरा बन रहे थे। एक सबसे बड़ा कारण यही था। और आप उसी समुदाय था जी। मैंने जब 2004 से चुनाव लड़ा, हाँ, पहला चुनाव, तो मैंने उनसे तब से पूछा कि मैं रोहतक नगर में सारी ज़िंदगी, मेरा पूरा परिवार, हम सब, और 125 साल से रोहतक शहर में रहते हैं। मैं पूछता था कि आप अपने घर के सामने खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, सड़क पर आने जाने वाले लोगों के, आपका पूरा परिवार खड़ा हो जाए, मैं अकेला खड़ा हो जाऊँ। अगर मैं ज़्यादा नाम बता दूँ तो मैं हूँ, आप ज़्यादा पूरा परिवार मिलकर नाम बता दो। गढ़ उनका कैसे हो गया? उनका तो झूठ के आधार पर उन्होंने बनाया, लोगों को बहका करके उन्होंने बनाया। चौधरी देवीलाल को 3 बार वहाँ हराया। कितने वोट से? 298 वोट, 2000 वोट, 20,000 वोट लोगों को, और बहुत सारे लोगों को, चौधरी देवीलाल के विरोधी ताकतों को इकट्ठा करके। तो उसके नाम पर उन्होंने उसको गढ़ तो कहा, लेकिन वो भूल गए कि वो सारे ग्रामीण इलाकों में हार के आते थे। शहर अकेला 50,000 वोटों से जिता करके उनको जिताता था, और उसी शहर को जला दिया। उसी शहर को उन्होंने जो है तहस नहस कर दिया। अपने गढ़ को कोई करता है? उनका वैचारिक आधार जो है वो सामाजिक था, और आज हिंदुस्तान का सबसे धनाढ़ पूंजीपति राजनेता है। कौन सा बिजनेस किया, कौन सी वकालत की, कौन सा काम किया, और एक सदस्य ने किया हो बताएं? परिवार के एक सदस्य ने भी किया हो? एक सदस्य ने कोई बिजनेस, धंधा, काम, कोई रोजगार, कुछ कमाई करके लाए हों जिससे वो कैसे ईमान की कमाई है उनकी? और हमें बुलवाते हैं अपने जो है छुटमुट से कि पूंजीपति धनाढ़। हमने 4 पीढ़ी की मेहनत की कमाई है, टैक्स दे करके कमाई है। छुटपुट किनका? छुटपुट जो उनके हैं, जिनसे बुलवाते हैं सब जो है उनके नारनौल से विधायक कोई जो भी हो जी। देखो जिसका अपना विवेक, वो तो कह रहे थे अभी रिसेंटली उन्होंने, जिनका अपना विवेक नहीं है, जिनको अपनी समझ नहीं है, दूसरा बुलवा रहा है, तो स्वाभाविक है जो बोल रहे हो। तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनको अपना मेहनताना मिले वो लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे तो विषय है कि जो ऐसा पाप करते हैं, भगवान के आगे क्या जवाब देंगे? थोड़े दिनों में कभी न कभी तो देखो सबको जाना है, मुझे भी जाना है। भगवान के आगे जवाब क्या देंगे जी कि ये काम करके आए धरती पे, सारा सब भाईचारा ख़त्म कर दिया, लोग मरवा दिए, जलवा दिया सब कुछ। क्या जवाब देंगे भगवान को? पूछेगा ना, परमात्मा तो पूछेगा। यहाँ तो जोड़ जुगाड़ करके बच जाएंगे। नहीं, लेकिन जब अभी जो आरोपी बरी हुए तब भी एक नैरेटिव सब बना, उसमें कहा कि देखो कुछ नहीं निकला,
जो पहले आरोप लगे थे खुद ही जलाया, तो उसमें भी यही निकला कि देखिए एक तरफ लोग ये कह रहे हैं जो आरोपी जो बरी हो गए कि भाई कैप्टन अभिमन्यु का एहसान तो हम पूरी जिंदगी मनाएंगे, देखिए उसमें कि खाप पंचायतों के उसमें कहने स्वदेशी से में उस पे वो उन्होंने कोई- माफ कर दिया, हमें स्वदेशी गवाही नहीं। कोई हम माफ़ करने वाले हम कौन होते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। वो कानूनी प्रक्रिया है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। खाप पंचायतों ने आपसे संपर्क तो लगातार साधा? मैं खाप पंचायतों में तो रोज़ हम बैठते उठते हैं, हम रोज़ उनके सदस्य ही हैं। समाज के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने कहा। पहली बात तो मैंने कहा स्पष्ट कर दूं आपको हाँ। कि 8-9 साल की उम्र का तो बच्चे थे जो हमारे परिवार के सदस्य थे। 72 साल के जो 82 साल के हो गए हैं, क्या उनको आप बच्चे कहेंगे? फिर भी जो है विषय वो नहीं है। मेरे लिए पहले दिन से मेरे परिवार के प्रति मेरी माताजी ने हमको पहले 3 दिन में ये कह दिया था कि बेटा जो जीवन में गलत काम करता है, अगले ही क्षण से वो स्वयं भोगना शुरू कर देता है, अपने मन में ही उसको तकलीफ आने लग जाती है। हमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना, ये मेरी स्वर्गीय माँ के हमको मार्गदर्शन था। और हमने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वो तो कंधे हैं बेचारे, जिनके कंधों पे बंदूकें रख करके कोई राक्षस जो है वो चला रहा था। मुझे उनसे क्या तकलीफ़, हमको कोई द्वेष नहीं था उनसे, कोई नाराज़गी नहीं उनसे, अब पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। जिसको मालूम ही नहीं हो करके आ रहे हैं उससे क्या है, जिनको मालूम है कि क्या करवा रहे हैं, विषय वहाँ है। लेकिन जनता को भी तो सच्चाई पता होनी चाहिए ना। फिर जब ये जो कोर्ट का फैसला है तब भी लोगों में यही आ कि देखो हमने तो कहा था, उन्होंने तो फिर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि हम तो कह ही रहे थे कि हमारे बच्चों का कोई कसूर था ही नहीं, हम तो पहले दिन से उनके साथ खड़े हुए हैं। वो अपना काम करेंगे, सच्चाई छुप नहीं सकती, आत्माएं जागती हैं और आत्माएं जाग रही हैं तो लोगों को पता चल रहा है। हमें विष पीना था, विष पीना हमारे लिए, समाज के लिए, समाज में मर्यादाएं बनी रहें, समाज का और ज़्यादा नुकसान ना हो, हमने वो विष पी करके और जो हमसे बना हमने समाज के भले में किया। यशपाल मलिक ने भी हाल ही में ये कहा है कि साजिश तो रची गई थी कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ, उनका क्या रोल था? देखिए उस वक्त की बात करें तो 2 आदमियों ने हरियाणा में जहर फैलाया, राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक। जो भी कोई एक समाज और दूसरे समाज को लड़ाने की बात करेगा, एक समाज और दूसरे समाज के सामने खड़ा करेगा, वह सर्व समाज विरोधी है, मानवता विरोधी है, देश विरोधी है। जो केवल एक की बात करेगा, सबकी बात जो करेगा, वही राजनीति में सही मायने में नेतृत्व करने के योग्य व्यक्ति है। और आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि निर्णय जिले का और प्रदेश का निर्णय और मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है। लीडर अपने फॉलोअर्स को बात मनवाता है। अगर वो फॉलोअर्स की बात सुनने को मजबूर होगा तो लीडर वो नहीं है, लीडर वो दूसरे हैं और वो फॉलोअर है। लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो कहे कि मेरे प्रदेश के और मेरे ज़िले के लोगों ने निर्णय ले लिया और मुझे नहीं पता चला, या मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, फिर आप नेतृत्व का गुण नहीं रखते हो, फिर आप नेतृत्व के योग्य नहीं हो। आपको पहले दिन पीछे हटना चाहिए था। इसका मतलब आप केवल उस दिन बोल देते कि केवल दलाली करने के लिए आए हो, केवल पैसे खाने के लिए आए हो, ये स्पष्ट है। हाँ, पैसे खाए खूब, जैसा आरोप लगा कि बहुत चंदा इकट्ठा किया, बटोरा। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी सोच क्या थी। आपकी सोच समाज के भले की नहीं थी। आपकी सोच किसी तरह से जो मर्जी गलत होता रहे, मुझे बस प्रधान बनाते रहो, मेरे दस्तखत चलते रहे। इसका मतलब ये हुआ, और क्या और चीज़ें नहीं है। कितने नौजवानों को भड़काया, कितने नौजवानों गलत रास्ते पर लेकर के गए। सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए आरक्षण की मांग कोई भी वर्ग करे, वो अपनी जगह जायज़ है जी। उसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन संघर्ष करने का सबको अधिकार है, संविधान की मर्यादा के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का। कोर्ट के अंदर तो एक भी ढंग का कोई वकील नहीं खड़ा कर सकते थे, कभी भी उनको कानून की कोई जानकारियां नहीं होती थी, लेकिन लोगों को भड़काना इतना बढ़िया तरीके से उनको आता था। ये कानून का अपने आप को वकील कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं कानून ढंग से बनाया? किस बात के वकील हैं? कौन सा एक मुकदमा किसी कोर्ट में बैठ करके लड़ा हो? और एक और आरोप ये भी लगाया गया, धर्मेंद्र हुड्डा, मैं नाम ही कोट कर देती हूँ उनका, उन्होंने कहा कि प्रोफेसर वीरेंद्र को तो बाहर की बाहर जमानत दिलवा दी और हम बच्चे जो
पीड़ित हैं और हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई, हमें 10 साल लग गए, हमारे लिए कोई वकील तक नहीं किया उन्होंने, और वो कहते हैं कि मैं नुमाइंदगी करता हूँ समुदाय की। देखिए, मैं उस मामले में उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, परंतु ये बात सही है कि सारा खेल रचने वाले व्यक्ति ने पूरी सब चीज़ें जहाँ जिसको उनको जो करना था वो अपना करते, और जहाँ उनको छोड़ना था वो, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा इस रूप में है, यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो। पर चल रही ना राजनीति, आपको नहीं लगता जिस तरीके से आप कर उस हिसाब से तो ठीक चल रहा है उनका? नहीं चल रहा। 37 विधायक तो इस बार भी चुनकर आ गए, वो तो कहते कि लहरी बहुत थी, और आप भी ये बात स्वीकार करेंगे ऑन कैमरा कि लहर तो लग रही थी, हवा तो थी, वो किस बात की थी, वो तो अलग अलग विश्लेषण है। झूठ के आधार पर बनाई हुई वो, उसको लहर, वो टोटल झूठा एक लोगों को एक सारा गेम जो था कि लहर लहर जो बोल रहे हैं सब। मैं अपने यहाँ बात करूँ, मेरे यहाँ सरपंचों को बुला करके ये कह के सरकार आएगी, सरपंचों को ये काम देंगे, सरपंचों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके और चुनाव जो है उनके पक्ष में लड़ा। तो एक सत्ता के स्वार्थ का और लोभ का और भय का एक ऐसा वातावरण बनाया गया कि स्वार्थ पूर्ति होगी, लोभ की पूर्ति होगी, और नहीं तो ये ऐसा करेंगे। ऐसे वातावरण को उन्होंने वो कुछ जिलों के अंदर प्रभाव बनाने में वो कामयाब हुए। आज चुनाव के अंत आते आते जनता ने उनकी सच्चाई को भांप लिया और जनता ने उनको सबक सिखा दिया, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा बहुत अच्छा, पहले से भी बढ़िया लेकिन बहुमत देने का काम INLD किया। और जेजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है तो जानबूझकर वो हार गए। ईडी, सीबीआई तमाम केस थे, तमाम फाइलें थी जो खुल जाती। अब ये देखिए, ये तो उनकी अपनी, सबकी अपनी परसेप्शन है, सबने अपने तरीके से अपनी बात को कहना है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जिस प्रकार से जो इनको वोट आए हैं ना, वो वोट स्वार्थ, लोभ और भय के आए हैं। वो एक हरियाणा प्रदेश में 5,000 तो डीएसपी बना दिए थे इन्होंने, को 20,000 इंस्पेक्टरों को थपकी मार रखी थी इन्होंने। झूठ की तो यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, और झूठ की यूनिवर्सिटी के फाउंडर उनके बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो झूठ की यूनिवर्सिटी चलाते हैं, और नए नए रिसर्च स्कॉलर और पकड़ लिए हैं। सिर्फ झूठ, वहाँ से झूठ कैसे फैब्रिकेट करना है, इनके झूठ बोलते हुए कि आप इनको किसी साइकोलॉजिस्ट को भी एनालिसिस करने के लिए दे दो तो पकड़ नहीं सकता। इतनी शातिर तरीके से लोग झूठ बोलते हैं, लोग बेचारे बहकाए जाते हैं। लेकिन वो अपने साथ 37 विधायक ले आए, आप अपनी सीट भी क्यों नहीं जीत पाए फिर नारनौल से? मुझे तो इस बात का तो संतोष है कि मैं 72,000 वोट लोगों ने मुझे दिए हैं। सीट नहीं जीत पाए, जैसे मैंने बताया कि एक वातावरण इस प्रकार का बना कि यहाँ स्वार्थ में और उसमें सरपंच, एक एक गांव में सरपंच जो है, चुनाव नए नए सरपंच चुने थे, सरपंचों को लग रहा था कि आगे 4 साल हमें ग्रांट मिले। और वैसे भी जो नई पॉलिसी थी सरपंचों को लेकर, उससे नाराजगी तो थी उनमें कि पैसा कम आएगा हाथ में। मतलब सारा लोभ दिया। हाँ। उस स्वार्थ और लोभ में बहुत लोगों ने बह गए, कुछ लोग भय में बह गए। तो ये कोई, मतलब ये इनका अपना तरीका, राजनीति इन्होंने ऐसी की है ना। इन्होंने कोई मुद्दों पे, कोई हरियाणा की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, कोई विकास के कामों के लिए, कोई रोज़गार, कोई ईमानदारी से रोज़गार देने के लिए, ये तो खुल्लम खुला कह रहे थे पर्ची चलेगी, पर्ची चलाएंगे, हमारी चलेगी। बता तो मैंने आपको 5,000 तो डीएसपी बना दिए थे हरियाणा में इन्होंने, 20,000 इंस्पेक्टर बना दिए थे, पता नहीं कितने तहसीलदार, कितने एससीएस, हर विधानसभा के अंदर इन्होंने पर्चियाँ बांट रखी थी कि तुम्हारी नौकरियाँ लगेंगी। तो ये जनता के साथ में इसको क्या मानेंगे? जनता को लूटने वाला काम, जनविश्वास को और जनता की भोलेपन को भी फ़ायदा उठाने का काम। देखो, जनता को भी अंततोगत्वा समझना तो पड़ेगा कि इस झूठ को कब तक, इनके झूठ को जनता स्वीकार करती रहेगी। और आज कोई काम नहीं कर पा रहे हैं उनके, जहाँ उनके चुने हैं उनको काम में रुचि नहीं है, गाली देने के अलावा कोई रुचि नहीं उनको। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जस्सी पेटवार, वो कहते हैं कि बहुत धनाढ्य हैं आप, अब आपके कार्यकर्ता आपको खुदा बनाने पे लगे हुए हैं, और चुनाव के वक्त में वो कहते थे कि आप तो दिखते ही चुनाव में, उससे पहले तो कभी नज़र ही नहीं आते, आप तो कभी नारनौल आते ही नहीं, मैं तो यहीं धूल भागता हूँ, यहीं लोगों के बीच रहता हूँ, और इस चीज़ का उनको फ़ायदा हुआ, लोगों से कनेक्ट करते हैं वो। क्या ये भी एक वजह है आपके पिछड़ने की? देखिए, मैंने बताया कि वो जो उनको बुलवाया जा रहा है, बेचारे बोल रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है सर, मैं ये इसलिए हाँ तो ठीक है, उनको बोलने दें। जो उनको लोग जान रहे हैं कि वो साल सवा साल में विकास के नाम पर एक भी कोई काम
या कोई सामाजिक कोई राजनीतिक मुद्दा जिसको लेकर के समाज जनता के बीच में कोई सकारात्मक काम किया हो उसको, और उसके लिए हमारा सहयोग भी जरूरी। मैंने पहले दिन कहा कि अब वो मेरे भी विधायक हैं, जी जी, मेरा सहयोग उनको उचित लगे वहाँ मेरा सहयोग लें। कोई हमसे कोई भी आदमी जो है मेरे से पूर्व विधायक थे, मैं उनको फ़ोन करके राय लेता था क्षेत्र के बारे में। मुझसे पूर्व के जो उनसे पहले के विधायक थे उनसे ही पूछता था, और कभी किसी के बारे में मैंने कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। आमने सामने चुनाव लड़े जी, जी। तो भी मैंने पाँव छू करके उनका आदर किया। तो ये मेरे संस्कार हैं। आप चैलेंज भी कर रहे थे अपने विधायक को, फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ, आ जाए मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा ले लें और फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर दो हाथ हो जाएंगे। अब अपनी बात को घुमाने के लिए अब वो अपने, आपका एग्रेशन भी बहुत लंबे टाइम के बाद दिखा हम लोगों को ना उस स्टेटमेंट में। इतने एग्रेशन में तो आप आते नहीं, क्या क्या वजह थी? देखिए मुझे जो है कुछ चीज़ें बड़ी हैं कि मैंने जीवन में बहुत ईमानदारी से काम किया है हाँ, और बहुत सच्चाई के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। और कोई आदमी उस प्रकार से अनर्गल बातें करे, राजनीति में विरोध करने के बहुत तरीके हैं। जी। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर 100 कमियाँ हो सकती हैं। मेरी कमियों को लेकर के आपको बोलना ज़रूरी है तो वो बोलिए, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप राजनीतिक मेरे सिद्धांतों पर आपको आपत्ति है उन पर बोलिए, मेरे मुद्दों पर आपत्ति है उन पर बोलिए। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में बहुत चीज़ें आपको मिल जाएंगी बोलने के लिए, लेकिन आप केवल झूठ और असामाजिक तरीके से बातें करें तो ये उनको भी शोभा नहीं देता, मेरे इलाके को, मेरे भाईचारे को। जो भी हो, हम जो है मैंने हमेशा कहा भाई गुआंढी भाई हैं, किसी को मोह हो किसी को ना हो। बिल्कुल। भाई मुझे अपने इलाके के हर आदमी से मोह है, वो मेरा राजनीतिक विरोधी भी हो तो भी मुझे मोह है। मैं पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी से मैं दिल से मोह करता हूँ कि मेरा हरियाणा आगे बढ़े। हम कोई राजनीतिक खानदान के विरासत लेकर के तो काम कर नहीं रहे। और मैंने आपको बताया भाई हमारा तो जो है नेकी की कमाई है, और जिन्होंने लूट की कमाई है उनके बातों को बोलना तो उनकी चॉइस है। तो चलिए, लेकिन भले ही आप खुद विधायक चुनकर विधानसभा नहीं पहुंचे, लेकिन सरकार तो आपकी पार्टी की है। आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से भी कोई नाराजगी है कि आपके इलाके में काम नहीं हो रही है? आपने लुवास वाला मुद्दा भी उठाया था और आपने अधिकारियों पर भी आरोप लगाया था कि वो लेट लतीफ़ी करते हैं। अब देखिए ये तो है कि भाई कोई काम जो है ये अधिकारियों का काम है। हाँ, एक मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लुवास का सेंटर जी जी, बन करके तैयार है। हाँ, 5 साल से कुछ काम उसमें अधिकारी जो है बजट सब कुछ, और बजट लेना कभी तो अधिकारियों का काम है। जनता का खून पसीने गाड़ी कमाई का पैसा है। जब मैं अधिकारी के तौर पर कोई आदमी एक दफ्तर के अंदर एसी चलता हुआ और गाड़ी उसकी सर पर दौड़ती है और उसको घर में तनख्वाह मिल जाती है, क्या उस अधिकारी का फ़र्ज़ नहीं है कि उसी जनता जो उसको तनख्वाह दे रही है, उसको खर्चा दे रही है, उसके दफ्तर का, उसका मकान तक की सुविधा दे रही है, कि उसका फ़र्ज़ नहीं बनता जनता जो मालिक हैं उनके पैसे का ठीक इस्तेमाल करे और जनता को लाभ मिले? राखी गढ़ी का हमारा म्यूज़ियम वो कोई एक व्यक्ति का नहीं है, एक इलाके का नहीं है, पूरी मानवता के, पूरी पृथ्वी के ऊपर मानवता का वो सबसे पुराना केंद्र है, उसका उद्भव केंद्र है। वो सबके लिए उसको आगे नहीं बढ़ना। फिर ITI जो है हमारे यहाँ एक वहाँ कॉलेज डाटा और उधर अब तो कुछ काम चला है उन पे आगे बढ़ा है। कहने का ये है कि ये विषय अधिकारियों का है, और अधिकारी अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करे तो मैं तो उसको स्वीकार नहीं करता। वो अधिकारी क्या सरकार से बाहर होते हैं? मतलब सरकार की नहीं चलती? काम अधिकारी का अपना, बात ये नहीं, हर जगह कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डंडा लेकर के नहीं चलेगा। अधिकारियों की पूरी एक व्यवस्था है, उनको भी ऊपर से लेकर नीचे तक उनको उनकी जिम्मेदारी भी है, उनके पास में पर्याप्त अधिकार भी है। कोई काम ना करे तो उसको सजा देने का भी अधिकार है। जी जी, तो वो कोई अलग है क्या? उनको काम करना है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जनता की बात को उठाना है सरकार में, और जनता के हित में सरकार के नीतियों को निर्धारण करने का काम करना है। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम खड़े होकर के कि जी यहाँ पर ये गड्ढा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो जेई क्या कर रहे हैं, STO क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या कर रहे हैं, SC क्या कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, और अधिकारी क्या कर रहे हैं,
वहाँ के स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिख रहा कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे पानी भर रहा है। वो कागज़ इधर से उधर करते रहेंगे क्या? ये उनका काम है जी। और सोचना चाहिए हर अधिकारी कर्मचारी को कि वो तनख्वाह मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, जनता ने अपने खून पसीना उनको दे रखा है, उनका जनता का कर्जा है उनके ऊपर, उनके बच्चे पल रहे हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है लोकतंत्र में कि जनता के हित का काम करें। तो इस नाते से तो मेरा एग्रेशन मरते दम तक ख़त्म नहीं होगा, जवाबदेही तय कराना। एक दूसरा कि आप कितना फ्रिक्वेंटली जाते हैं नारनौंद, अपने विधानसभा में जाते हैं? क्योंकि ये तो आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि भैया आप दिखते नहीं, आप चुनाव के वक्त दिखते हैं बस। कितना फ्रिक्वेंटली जाते हैं आप? एक बात बताऊं आपको, जी। मैं उससे 10 गुना जाता हूं जितना उनके मालिक अपने कलोई में जाते हैं। मालिक। उनसे 10 गुना मैं नारनौंद में जाता हूं। और फेसबुक का रिकॉर्ड, जब से फेसबुक चालू हुआ है, वो रिकॉर्ड मैं नहीं बदल सकता, वो सबूत भी है नहीं कि आप बदल सकता। जाते हैं वहाँ पर। ठीक है। 10 गुना जाता हूँ, वो मालिकों का रिकॉर्ड चेक कर लें और हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें। अब कुछ और बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या राय है। आपके ही यहाँ से पिछली दफ़ा जो विधायक चुनकर आए थे राम कुमार गौतम, सबसे ऊपर उनका नाम रख रही हूँ, उसका रीज़न बताऊँगी। उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा, कृष्ण बेदी, वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब बीजेपी का कोई भी बड़ा चेहरा या मुख्यमंत्री उनको क्यों नहीं टोकता? पार्टी लाइन तो वो है नहीं। आपको नहीं लगता, क्योंकि विरोधी ये भी कहते हैं कि उनको खुला छोड़ रखा है जानबूझकर, क्योंकि राजनीति बीजेपी की ये है। जनता देख रही है, कोई भी गलत बोलेगा, अभिमन्यु भी बोलेगा, तो जनता देख रही है और जनता अपना तय करती है। और अगर कहीं पर भी संकेत और पुट में भी सर्व समाज के भाईचारे के प्रतिकूल संकेत में भी कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर मैं उसको समाजघाती मानता हूँ। जिस तरह के बयानबाजी हुई, आपको नहीं लगता कि इस पर रोक होनी चाहिए और कोई एक्शन होना चाहिए था पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं उनके बयान की सीधी शब्दों के समीक्षा करूं और उसके अर्थ निकालने की कोशिश करूं, ये सबका अलग अलग सोचना हो सकता है। लेकिन मेरे सामने का अगर मुझे कोई विषय कोई गलत बोलता हुआ आए तो मैं उसको टोकने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और जो आईएनएलडी की तरफ से या जेजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, जब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कसूरवार ठहराते हैं, गलत मानते, तो उतना कसूरवार तो फिर बीजेपी वाले भी हुए। आपको नहीं लगता? चाहे अब राज्यसभा चुनाव ले लो, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साजिश करता थे इस पूरे एपिसोड के पीछे, तो फिर बीजेपी उतनी कसूरवार है। आईएनएलडी के सर्टिफिकेट के आधार पर उसको अपनी बी टीम मान करके मैं बीजेपी को कसूरवार ठहराने की बात, ऐसा नहीं। आईएनएलडी का सर्टिफिकेट कोई उसकी इतनी वैलिडिटी है क्या? बात ये वो तो क्या भूमिका में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ क्या भूमिका में है? भूमिका में है ये तो हुड्डा साहब से पूछो। नहीं, आप बीजेपी में, इसलिए मैं पूछ रही हूं। बहुत सारे लोग सवाल करते कि मेरा तो राब्ता नहीं हुआ। हर चुनाव, हर कोई भी बात होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा तो स्पष्ट है सुदेश जी, मैं हरियाणा के जलाने वाले लोगों से किसी प्रकार का राब्ता रखने के पक्ष में नहीं हूँ, जिन्हें हरियाणा के आत्मा की हत्या की हो। चैप्टर क्लोज है यहीं पर मेरी तरफ से। बाकी जिसको जो है बहुत जो हो करे। आप भी ये बात मानते हो कि हरियाणा के एक बहुत बड़े वर्ग में बीजेपी को लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं, और एक पुराने किसान लीडर हुए, जाट लीडर हुए हैं हवा सिंह सांगवान, बहुत लंबे वक्त के बाद उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो हुआ ना ध्रुवीकरण, जो वोटों का हुआ हरियाणा में, इससे जाट समुदाय के बच्चों का ही फायदा है। उन्होंने क्या विश्लेषण निकाला, आप भी हैरान होंगे जानकर, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि पहले ये जो इस समुदाय के मेहनती बच्चे थे वो राजनेताओं के पिछलगू थे, उनको घुमाते थे रैलियों में, बस यही उनका काम था। लेकिन अब बच्चों को वो एक नौकरी के लिए, जो आप कहते कि एडमिशन तक भी पॉलिटिकल उससे अप्रोच से होता था, वो कह रहे कि अब बच्चे समझ गए कि वहाँ पहले भी कुछ नहीं मिल रहा था और अब तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो मेहनत कर लो। तो ये जो रिजल्ट आता है ना, रोज हम देखते हैं अखबारों में, यूपीएससी का रिजल्ट हो, एचपीएससी का रिजल्ट हो, या दूसरे तमाम जो रिजल्ट आते हैं नौकरियों के, भर्तियों के, उसमें ये समुदाय बढ़ रहा है। अगर ये ना चाहकर भी, अच्छा ना चाहकर भी अच्छी बात हो रही है। देखिए, मैंने तो अपने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जो मेरिट के आधार पर नौकरी देना और
पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी के नौजवानों में ये विश्वास पैदा होना कि नौकरी पढ़ाई लिखाई करके ही मिलेगी, जी, ये हमारे जीवन का अब तक का सबसे बड़ा सफलता है। और जिसमें बहुत बड़ी भूमिका मनोहर लाल जी के नेतृत्व की मैं मानता हूँ। हमने उनका साथ दिया, हम उनके साथ खड़े थे, लेकिन हमने उनको मिलने वाली चुनौतियों को भी देखा था। तो उन्होंने बहुत साहस दिखाया। किस तरह की चुनौतियां थी मनोहर लाल जी के चुनौतियाँ थी सामने? कि जो कैबिनेट में, पार्टी में बहुत सारे लोग इस बात को कहते थे कि ऐसे नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग इससे आपका विरोध होगा, वोट कटेंगे, बहुत तमाम सारे लोग चीजें। कहते थे, दबाव डालते थे। कार्यकर्ताओं का बहुत दबाव होता था कि हम कहाँ जाएंगे, हमने संघर्ष किया, हमारे आदत बच्चे भी तो कहाँ डाल जाएंगे। रखी थी, पर्ची वाली, हाँ। बहुत उन्होंने इस बात में मजबूती रखी और हम भी उनके साथ सैद्धांतिक तौर पर मजबूती से खड़े रहे। नुकसान होगा, देखी जाएगी, पर ये परिवर्तन करना ही है, और वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक सफलता है। दूसरा, मैं सुदेश जी एक और बात कहना चाहूँगा। देखिए, ये जो पूरा का पूरा सोच है, सरकार में 100% में से 2% ही तो लोग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक पीढ़ी के 1 करोड़ में से, उदाहरण के तौर पर, अधिक से अधिक 2 लाख लोग जाएंगे। 2.25 करोड़ है हरियाणा के, अधिक से अधिक 5 लाख सरकारी नौकरियां हो जाएंगी। केंद्र सरकार में लाके 2% नौकरियां बनेंगी। जी, मैं कई बार कहता हूं कि इस 2% के संघर्ष में 2% में 36 बिरादरी आनी है, और 36 बिरादरी के अंदर सबको लेते लेते रिजर्वेशन वगैरह कट के और जनरल में जहाँ पर भी सब कुछ आकर के कितनी सीटों के लिए, और उससे बड़ा अपने सोच को व्यापक करना चाहिए। जो 98% जो जनता है उनके लिए स्वरोजगार, व्यापार, प्राइवेट सेक्टर में काम और बहुत तरीके के काम, और वो जो दायरा है, कोई लॉ की प्रैक्टिस में है, कोई सीए की प्रैक्टिस में है, कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस में है, कोई इंजीनियर की प्रैक्टिस में, कोई आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम इतने अपने आप को संकुचित बना करके और सारा संघर्ष वहाँ लगाएं, उससे ज़्यादा बड़ा है कि पूरे आसमान को देखो, बड़े कैनवस को देखो, और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ पर अपनी अगली पीढ़ियों को लगाएं। तो सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके बढ़ेंगे, किसी से संघर्ष नहीं होगा। तो कोई भी समाज बिरादरी जो आरक्षण मांगना, विरोध करना, लड़ना, झगड़ना, सोशल मीडिया पे गाली गलौज करना, ये सारा संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है। और संकीर्ण मानसिकता कौन बनाते हैं? ये जो तथाकथित राजनेता हैं, जो आरक्षण का झुंझुना ले करके कितना बड़ा नुकसान समाज का किया है। केवल जाट समाज का नहीं किया, उन्होंने सारे समाज का नुकसान किया। नुकसान तो जाट समाज का है। जी बिल्कुल। अब दरार है, वो कैसे भरेंगे? अब व्यापक जो है, उस व्यापक दृष्टिकोण को करना। तो मेरा तो सबसे अपील है कि ऐसे राजनेताओं की साजिशों को, सच्चाई को समझो, इन परिवारवादी तत्वों से हाथ जोड़ के पीछा छुड़ा लो, अपने योग्य नौजवान नवयुवतियों को आगे लेकर के आओ, काबिल बच्चों को आगे करो, वो राजनीति से लेकर के समाज के सभी क्षेत्रों के अंदर वो नेतृत्व करते दिखाई दें, समाज का भला करें, सब मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में अनर्गल रिएक्शन, टिप्पणियां देना, गंदा बोलना एक दूसरे समाज जातियों के प्रति, ये बहुत छोटी बात है, गलत बात है, और बड़े बड़े लोग करते दिखते हैं। ये बंद होना चाहिए, तब ये खाई भी खत्म होगी, और फिर से वो भाईचारा हमारा जो पूर्वजों ने हजारों साल तक बना करके रखा, हमारा फिर से बनेगा। आप इस पर क्या कहेंगी? महिला जो पहलवानों का एजिटेशन था, या फिर उसके बाद अग्निवीर वाला जो मुद्दा उठा, इसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ था इन मुद्दों को भुनाने में? नहीं, देखिए, कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस के अंदर इनर कन्विक्शन नहीं थी, अंदरूनी उनकी जो है ना आत्मिक ताकत ही नहीं थी कि वो कोई चीज को खड़ा करे। वो सबको, वो कोई भी सरकार के खिलाफ बोले, उसको पिगी राइड करना के लिए चाहते थे कि भाई मैं उसको सवारी करना चाहते थे कि कोई जो है महिला पहलवानों ने कोई विषय उठाया तो कि आगे ये हों, और हम इनके ऊपर जो है, हम इनके साथ में पीछे खड़े होकर के इसको हवा दें और इसको आग को बढ़ाएं। उस मुद्दे को लेकर के उनको कोई रुचि नहीं होती थी, उससे राजनीति करने की रुचि रहती थी, उस मुद्दे के समाधान में कोई रुचि नहीं थी। तो चाहे वो जैसे आज अग्निवीर है, अग्निवीर जो है कितने बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं।
आज कहीं पर कोई उसका वो नहीं है। आज अब समझना सोचना है कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से ईरान में इतना बड़ा युद्ध 1 महीने से चल रहा है, एक भी फुट सोल्जर अभी तक ग्राउंड पे नहीं है। बिल्कुल। इससे मतलब नहीं फुट सोल्जर की वैल्यू नहीं है, जी जी जी। फुट सोल्जर की बहुत 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 महत्वपूर्ण उसका भूमिका है। वो लड़ाई को, विजय को सुनिश्चित करने का काम फुट सोल्जर ही करेगा। लेकिन उस सोल्जर के आर्मी की ट्रेनिंग का लाभ वो अन्य विभागों को भी मिले कि वो बीएसएफ में जाएंगे, कोई दिल्ली पुलिस में जाएंगे, हरियाणा पुलिस में जाएंगे, वो और जगह जाएंगे, और अग्निवीर जो वहाँ रिटेन होंगे वो अपना और अच्छे से काम करेंगे। लेकिन बजट कम कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस चीज़ का? सेना का, और उसकी वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि हम जिस तरह से हमारे साथ नहीं, हुआ, ये एक आपको लगता है पक्षीय बात है। विजय है ये हमारी। एक पक्षीय बात है। हिंदुस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है कि आज विदेशों से भारतीय वापस हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, कहते हैं ये सेफ कंट्री है। तो पूरी तरह से ये हमारा पूरा डिफेंस के एक पैराडाइम को बदला जा रहा है, इक्विपमेंट मॉडर्नाइज किया जा रहा है। हमारे आपको ठीक लगा ईरान के साथ जो इजराइल और अमेरिका ने जब वॉर स्टार्ट किया, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो आपको ठीक लगी? वो इंडिया का स्टैंड आपको ठीक था? क्योंकि देखिए, हमने रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे हमारे, वो भी हमने खो दिए। उसके बाद हमारे किस ऑपरेशन सिंदूर में भी सवाल उठा था कि भाई कौन साथ आया आपके छोटे छोटे देश भी, आपके पड़ोसी मुल्क भी आपके साथ नहीं आए। और अब जब रही सही कसर थी रशिया और ईरान के साथ भी, आपने क्या कर दिया? फिर बैकफुट पर हैं आप। एक एक विषय को, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अपनी शर्तों पर सरंजाम किया, आपको लगता है अपने लक्ष्य को हासिल किया, अपने लक्ष्य को हासिल किया। उनके डीप इनसाइड एयरफील्ड्स पर विदाउट एनी किसी प्रकार का रास्ते में रुकावट नहीं को रोक नहीं पाया। नूर खान एयरफील्ड तक जाकर के डिस्ट्रॉय कर दिया उनकी एयर स्ट्रिप। ये बहुत बड़ा मैसेज था। जो उनका जवाब आया फिर वो कौन सा? एक भी भारत के अंदर एक भी उनकी कोई मिसाइल कहीं नुकसान कर पाई? और जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे वो कौन से उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं सरकार। अब आप इसकी कि राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को आप अपनी स्टेटमेंट मेरे मुंह में तो नहीं डाल सकते। नहीं, ट्रम्प ने भी कहा, और ट्रम्प सीज फायर, वहां से कोई अमेरिका से बता रहा कि सीज फायर हो गया है। तो मतलब आप ट्रम्प जी कहेंगे आप उनको, जिस तरह से दुनिया में हालात बना रखे उन्होंने। ट्रम्प जी की, अच्छा अभी भी आप ट्रम्प जी की वही तो कह रहा हूँ। उनकी बातों पर आप यकीन करेंगे तो अब आप जो है आप मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन साथ हम में ज्यादा हरियाणा से इंटरनेशनल लेवल पर चले गए, फिर भी जो है उन पे मैं नहीं कहूँगा, पर मैं कहूँगा फॉरेन पॉलिसी जी, ये मोदी है तो मुमकिन है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी, अभी जो करंटली भी IMF के जो प्रेसिडेंट है उनकी स्टेटमेंट है कि इसके अंदर भारत जो है उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर रखा है, बेटर मैनेज किया है इस पूरे वॉर सिचुएशन में। और भारत की जो पूरी सबके साथ में संबंध है, सब भारत की तरफ देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कूटनीतिक, मैं मोदी जी को सही मायने में कहूँगा, सौभाग्य से आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके स्तर तक कोई दूसरा व्यक्ति आज इन परिस्थिति में होता तो बहुत ख़राब हालत में देश को ले जाता। मैं पूरी ईमानदारी से जो मैं बिलीव करता हूँ मैं वो आपके सामने कह रहा हूँ। लेकिन आप बीजेपी ने टारगेट रखा विकसित भारत का 2047 का, वो तो बहुत लंबा टारगेट, किसे देखा 2047? यही तो विजनरी लीडर का काम ही होता है। यही हमें सौभाग्य से इस देश को विजनरी लीडर मिला है कि जो लंबे दूर के सोच सकते हैं। कभी सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर कच्छ तक 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन को पानी पहुंचा देना, कभी पूरे देश के हर गांव के खेत में उपयोग हो जाने वाला औजार का लोहा, सरदार पटेल की प्रतिमा। फिर आपके विरोधी बोलेंगे सब कुछ तो गुजरात खुद ही बोल रहे हैं, आप अपने मुंह सब कुछ गुजरात को मैं दे एक दिया। उदाहरण दे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री रहते सारे एग्जाम्पल आपने गुजरात के बताए। आप उसके फिर अगर मैं एग्जाम्पल देता हुआ, ESDM की जो पॉलिसी है, आज हमारे यहाँ जो चिप्स बन रही हैं वो विजन किन्होंने लिया कि हम चिप्स अगर हम खुद नहीं बनाएंगे, हम दूसरों की चिप लेंगे तो हमारी हर चीज़ को, हर इक्विपमेंट के अंदर, हर घर के अंदर एक दुश्मन का स्पाई पॉसिबल हो सकता है। आज हमारे ज़बरदस्त तरीके से देश के अंदर आज चिप्स बन रही हैं। आईफोन का 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इंपोर्ट होता था, वो आईफोन आज 1-1.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। वो तो हैदराबाद में है।
ESDM की फैक्ट्री जो है, लेकिन फिर यहाँ पर भी ट्रम्प जी आ जाएंगे, ट्रम्प जी कहते उठा लो वहाँ से बोरा बिस्तर बांधो। नहीं वो ऐसा तो ये देखिए, ट्रंप जी की बातों पर विवेचना करने के लिए तो मुझे लगता है कोई आपको कुछ कॉमेडियंस बुला लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कॉमेडी बना दी। लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अपने इलाके से ही बड़े कद्दावर नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो बीजेपी में भी गए और कांग्रेस में भी आ गए। अब उनके बेटे सद्भाव यात्रा निकाल रहे, तो दोनों पिता पुत्र की तरफ से बीजेपी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनके साथ तो आपने भी देखा होगा जब वो बीजेपी में थे, क्या कारण रहा, क्यों आगे? अपने राजनीतिक लालच में आए वो भी पार्टी छोड़कर? उन्होंने हवा का रुख भांप लिया था या वाकई में अनफिट थे वो बीजेपी में वहाँ? देखिए, चौधरी साहब का मैं आदर करता हूँ, लेकिन सच बोलिएगा यहाँ पर, हाँ आदर जी। फिर भी रहेगा। वो मैं जब जींद में उन्होंने ज्वाइन किया था जी। तो उन्होंने बताया था कि मैं तो ट्रेजेडी किंग हूँ, और उनको ट्रेजेडी किंग को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया। कांग्रेस के अंदर इतने साल रहे, कांग्रेस ने उनको कभी केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, और उनको बीजेपी ने अपने सामान्यतः जो सिद्धांत रहे उसके हट करके बहन जी को विधायक भी बनाया, बेटे को सांसद भी बीजेपी ने बनाया। तो मैं ये मानता हूँ कि एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण है, और अगर हम कृतज्ञता जिसने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखेंगे और हम समाज का नेतृत्व भी करेंगे, तो केवल मेरे आचरण पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है कि वो कृतज्ञ नहीं है व्यक्ति, उस व्यक्ति के पूरे समाज के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इनको कृतज्ञता क्यों नहीं आती है। असहमतियाँ हो सकती हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, पार्टी में रह करके भी, पार्टी के बाहर भी हो सकते हैं, पार्टी के, तो विषय वो नहीं है। सारी चीज़ एक दिन में गलत हो जाएंगी, नहीं वो मतभेद दिखे 10 भी साल तो सारी ना चीज़ें ठीक हों, हमें वो मतभेद दिखे भी तो नहीं ना। मैं तो खुलकर मैं कभी 10 साल सारी चीज़ें ठीक थी, और क्या क्या नहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्पेस दिया कि वो, कुल मिला के मैं इतना ही निवेदन है, मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं उनकी व्यक्तिगत तौर पर इज्जत करता हूँ, और भी बहुत अनुभव आपके ध्यान में आए होंगे कि जो बड़े बड़े नेता समाज के नाम से जिनको सम्मान, इतना राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े सम्मान मिले, और वो जब उनका परीक्षा की घड़ी आई तो वहाँ पर वो उनका आचरण जो है वो कृतज्ञता के स्तर तक चला गया, तो क्वेश्चन मार्क सिर्फ व्यक्ति पर नहीं लगता है, क्वेश्चन मार्क पूरे वर्ग पर लग जाता है। ये वो तो कह रहे बीजेपी समाज तोड़ रही थी, हमारा लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही थी, हमारा पूरा समाज तोड़ दिया। उनके सारे पुराने प्रवचनों को निकाल लीजिए, वो तो गीत गा रहे थे। उस समय में हम तो साथ ही होते थे मंचों पे, तो कहने से कहना चाहिए था। जब आज मैं, तब भी मैंने राजकुमार सैनी का तब भी मैंने विरोध किया था, पार्टी के अंदर भी किया था, और मैंने कुछ उन्मुक्तता से भी कुछ मैंने बात कही थी कि उचित नहीं है। पहले पार्टी के अंदर ही थे, पार्टी के अंदर भी मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लगी, मैंने कही थी। लेकिन आज क्यों नहीं कहा जाता, जब रामचंद्र जांगड़ा जैसे कुछ भी बोलते हैं, या फिर राम कुमार गौतम बोलते हैं, या कृष्ण बेदी बोलते हैं, तब क्यों नहीं कहा जाता? जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो बोलना जरूरी होगा, तो बोलना चाहिए। लेकिन वो मर्यादा की जानकर ये भी लक्ष्मण कहते कि रेखा रास आ रही है बीजेपी को ये चीजें। नहीं, ये देखिए अपना अपना दृष्टिकोण सबका है, और सबको एक मर्यादा तक तो सबको स्पेस, अपनी बात कहने का स्पेस सबको है, लेकिन वो अगर समाज की मर्यादा लांघेंगे, संगठन की अनुशासन की मर्यादा लांघेंगे, तो बोला भी जाएगा। आपको लगता है आज के वक्त में छत्तीस बिरादरी का कोई नेता वाकई में है, या सेल्फ क्लेम्ड छत्तीस बिरादरी के नेता ही हैं? सच्चाई क्या है, आपको क्या लगता है, कहाँ जा रही है हरियाणा की मैं इस पे राजनीति? टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं जो है निश्चित तौर पर बहुत लोग हैं, मैं आज के दिन बहुत लोग हैं जो सर्व समाज की बात सोचते हैं, छत्तीस बिरादरी की सोचते हैं। सब खराब थोड़ी हुए हैं जी, अधिकतर हैं इस मानसिकता के।
कुछ हैं जो सारा वातावरण को ख़राब करे रहते हैं। उनको समाज को भी देखना चाहिए और जिस संगठनों को के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। लास्ट में आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, मतलब अब स्पेशली जो यूथ है हरियाणा की वो, और पॉलिटिकल फेसिस को लेकर एक जो नेगेटिविटी है, एक ट्रस्ट इशू आ गया है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पर भी, इससे यूथ दूर जा रहा है, उसको लेकर मेरा एक ही निवेदन है कि अपने विवेक को जागृत करें, सच और झूठ को भी पहचानने की कोशिश करें, तथ्यात्मक विषयों को अध्ययन करने की कोशिश करें, फैक्ट्स को समझने की कोशिश करें, और जो ये अनर्गल बयानबाजियां हैं, ये गाली गलौज की जो भाषा की संस्कृति सोशल मीडिया ने अब बढ़ा दी है, हरियाणा कहो, राजस्थान कहो, उत्तर प्रदेश में और इधर उधर मैं सब चारों तरफ देख रहा हूँ, इस प्रकार की संस्कृति का उपयोग, भाषा का शैली का उपयोग करने वाला, गाली गलौज करने वाला, वो आपके समाज का नेता कैसे हो सकता है? आप उसको परिवार के अंदर भी इस प्रकार की भाषा उपयोग करने वाले व्यक्ति को आप अपने घर में नहीं आने दोगे, और वो समाज का नेतृत्व करना चाहते बात हैं। मुद्दों की होनी चाहिए, बात मुद्दों की और भाषा मर्यादा में होनी चाहिए। बात मुद्दों की होनी चाहिए, और मुद्दे विकास से मुद्दा है, आगे बढ़ना ही मुद्दा है, नई पीढ़ियों को और आगे लेकर के जाना ही तो मुद्दा है। ये मनुष्य का जो मूल जो उसका कर्तव्य है वो आज से बेहतर और ज़्यादा बेहतर होना ही इस दिशा में, और एस्पिरेशनल बने नई जनरेशन। हम क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो हैं हम अपने जनरेशन, नई जनरेशन को लेकर के आए? ऐसा नेतृत्व को नकारें जिसकी भाषा शैली गंदी हो, जो समाज को तोड़ने की बात करे, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने की बात करे। ऐसे लोगों को कोई भी किसी भी पार्टी में हो उसको नकारने का काम करें, तब जाकर के आप राजनीति को सफाई कर पाएंगे और हरियाणा और देश को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अभिमन्यु जी, आपने वक्त निकाला। और हम कोशिश यही करते हैं कि राजनेताओं से जब बात हो तो असल मुद्दों की बात हो। बयानबाजी तो हम कह रहे कि बयानबाजी ही हो रही है आजकल, काम हो ही नहीं रहा। लेकिन हरियाणा को हमने 36 बिरादरी का हरियाणा दिखा है, और मेरा तो कम से कम ये है कि 36 बिरादरी का हरियाणा फिर से दिखे। उसके पीछे वजह चाहे जो भी रही है, ताकतें चाहे जो भी रही है, लेकिन हरियाणा ऐसा हरियाणा तो नहीं था जो आज हम देख रहे हैं। ये टीस मन में है कि फलता फूलता हरियाणा हमने देखा है, सब हंसता खेलता हरियाणा हमने देखा है, वो हरियाणा फिर से रहे, आगे बढ़ता हरियाणा देखेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ। और सारी काबिल सारी चीजें हैं हरियाणा में वो आगे बढ़ने की। मैं कहती हूँ ऐसी धरा नहीं पूरे हिंदुस्तान में, स्वर्ग है, स्वर्ग है। मतलब अगर जिसने पूरा इंडिया देखा होगा या आधा भी देखा होगा तो समझ जाएंगे कि हरियाणा की धरती, पंजाब की धरती ऐसी है जहाँ सब कुछ कुदरत ने दिया है, और मेहनतकश लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ उनको विजनरी लीडरशिप चाहिए, जो कहीं कहीं किसी न किसी रीज़न से हम पीछे रह गए। विजनरी लीडर भी हमारे पास हैं, पर कुछ बातें जात पात पे आकर, धर्म पर आकर जब आ जाती हैं तो वो चीज़ें, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। हमारी बिल्कुल हमारा निशाना सीधा होना चाहिए कि हमें इस प्रदेश को आगे लेके जाना और सबको साथ लेकर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आप जैसे राजनेता आगे बढ़े, हम तो चाहते हैं, और यूथ को भी एक डायरेक्शन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपका।